जीएसटी लागू होने में अब चंद घंटों का वक्त बचा है और आधी रात से पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आएगा? 1 जुलाई से हिंदुस्तान में कारोबार की क्या शक्ल होगी? जीएसटी किसके लिए फायदेमंद है और किसे इससे परेशानी होगी? आज हम तमाम उलझे हुए सवालों के सुलझे हुए जवाब आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके उस हर सवाल का जवाब जो जीएसटी को लेकर आपके मन में है। आम आदमी के मन में सवाल है, हर गृहिणी के मन में सवाल है, कारोबारी व्यापारी के मन में उलझन है, मजदूर किसान भी चिंतित है। आखिर 1 जुलाई के बाद जब हिंदुस्तान में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नया नियम लागू हो जाएगा तो देश में क्या क्या बदलने वाला है? जीएसटी को लेकर उठने वाले तमाम उलझनों को सुलझाने का पिटारा लेकर हाजिर हैं हमारे एक्सपर्ट्स, जो बताएंगे हर सवाल का जवाब। सवाल नंबर 1, जीएसटी लागू होने से महंगाई बढ़ेगी? जीएसटी का ये एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रहा है। जो भी देश में जीएसटी या वेट की कर प्रणाली लागू हुई है उसमें शुरुआत में हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है कि जो लोग आज टैक्स के दायरे से कानूनन भी बाहर है या बाहर रहने के लिए सफल होते हैं, वो सारे टैक्स के दायरे में आने के कारण, टैक्स की जाल में आ जाने के कारण वो भी टैक्स चार्ज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और वो टैक्स चार्ज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो टैक्स वो पास ऑन करेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, वो पास ऑन करेंगे, जिसकी असर इमीडिएटली अंतिम ग्राहक पे थोड़े अरसे तक, साल 2 साल 3 साल तक पड़ सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सवाल नंबर 2, क्या खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी? किचन में रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले अनाज, फल, सब्जी और दूध को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी के पैकेज्ड फूड आइटम्स पर जीएसटी की दरें लागू होंगी। कृषि पेदाश जो है, कृषि पेदाश को जीएसटी के अंदर से मुख्य कृषि पेदाश जो मूल है उसको तो बाहर रखा गया है, परंतु आप मान लीजिए कि आप खाने पीने की जो बाकी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फूड प्रोसेस, ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उसके पर जो कर है वो कर का बोझ काफ़ी ऊंचा है। अब रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में आज अगर कोई भी व्यक्ति आज जाएंगे तो रेस्टोरेंट के ऊपर आज अभी जो टैक्स वो देंगे, वो टैक्स फूड और उसके हिसाब से जो 18% है, या बेवरेजेस पे, सॉफ्ट ड्रिंक पे 28% है, उसके पर कॉम्पनसेशन सेस है। तो खाने पीने की ये सारी चीज़ें महंगी हो सकती है, खाने पीने पे काफ़ी उसके पर असर पड़ सकता है। जीएसटी से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर कार और कपड़ों तक की सेल लगी, तो क्या ये सारे सामान 1 जुलाई के बाद महंगे होंगे? सवाल नंबर 3, बिजली के सामान, गैजेट्स सस्ते होंगे? टीवी, फ्रिज से लेकर मोबाइल और एसी तक के दामों में 1 जुलाई के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से सरकार ने इन पर मौजूदा दर से ज्यादा टैक्स के दायरे में रखा है। जीएसटी आने के बाद 2-4-5% का फर्क तो पड़ेगा, वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर अभी 1 जुलाई के बाद। हाँ जी, अभी कितने? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाकी पिक्चर तो क्लियर उसके बाद ही रहेगी। अभी मोबाइल में 10,000 रुपये तक, 10,000 से ऊपर का जो मोबाइल है उस पर 12.5% वैट लगता है। अब जो फ्लैट बढ़ के ये 22-23 से टोटल मिला के 28% की उसमें ही आ जाएगा लेवल पे। ये भी तो काफ़ी महंगा हो जाएगा? नहीं, महंगा तो वही मैक्सिमम 4 to 5% ही रहेगा। सवाल नंबर 4, सफर पर क्या असर होगा? जीएसटी लागू होने के बाद टूर एंड ट्रैवल्स पर भी टैक्स की बढ़ोतरी होने वाली है, जबकि ट्रेन के सफर में निचले दर्जे के सफर पर तो असर नहीं होगा, लेकिन एसी क्लास में 1000 रुपए के टिकट पर 50 रुपए तक का असर होने वाला है। There is going to be major problem for the small scale sector, medium sector, for the export sector, and all services are going to be costlier by 3% at least. सर्विस टैक्स के बदले में आ गया है जीएसटी, जिसकी मिनिमम दर है 5%, तो 5% इस सब पे लगेगा, लेकिन 4.5% तो हम लगा ही रहे थे, सर्विस टैक्स के रूप में ले ही रहे थे, तो 0.5% जो है अब ज़्यादा लगा करेगा एसी ट्रैवल पे और कुछ एग्जम्पशन छोड़ के सभी फ्रेट चार्जेस पे। तो उस मात्रा तक 0.5% तक एसी के किराए में इजाफा होगा और फ्रेट चार्जेस में एग्जम्पशन को छोड़ के इजाफा होगा। 1000 रुपये में माना जाए कि 50 रुपये तक का इजाफा। जी, इस तरह का। जी हाँ। सवाल नंबर 5, पढ़ाई और इलाज पर क्या असर?
शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन कोचिंग संस्थानों पर सर्विस चार्ज 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ सुविधाओं पर भी टैक्स का दायरा बढ़ा है। उसके अंदर किताबों को 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सेम HSN कोड 0% पे भी है और सेम HSN कोड 5% पे भी है, और उसी के अंदर एक कैटेगरी ऐसी है जो 12% पे है। पहले 5% था स्टेशनरी पे, अब 12, 18, 28%। तो बहुत ही बगैर सोच के ये डिसीजन लिया गया है। सवाल नंबर 6, क्या घर खरीदने में फायदा होगा? 3% का लगभग डिफरेंस आ रहा है। अगर जो फ्लैट लो कॉस्ट के हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का है, तो उसमें तो बिल्डर को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सपोज करिए 3,000 रुपये स्क्वायर फीट का फ्लैट उसने बेचा हुआ है और उसके अंदर 2,000 रुपये की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ती है, सीमेंट स्टील की, लेबर की, तो उसको उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता था आज की डेट में लगभग 8-7-8% का, उसका सारे का सारा उसको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो 2.5% एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ रही है वो उससे कवर हो जाएगी। लेकिन जो फ्लैट जैसे बॉम्बे, दिल्ली में बहुत महंगे फ्लैट हैं, 20,000 रुपये स्क्वायर फीट, 25,000 स्क्वायर फीट वाले, उस 20,000 रुपये वाले कंपोनेंट में लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन वही 2,000 या 3,000 रुपये की है। तो जब 20,000 के ऊपर मैं 12% दूंगा तो 2,400 रुपये होगा, और 2,000 के ऊपर इनपुट जो मेरा है वो 9% का मिलेगा, वो सिर्फ 180 रुपये का मिलेगा, उसको लिए महंगा हो जाएगा। तो लो कॉस्ट के हाउसिंग के जो फ्लैट हैं उनमें तो बिल्डर के उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा, कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा बायर को रहना। लेकिन जो खरीदना और जो हाई वैल्यू के फ्लैट्स हैं उनके अंदर 3% का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। सवाल नंबर 7, क्या टैक्स चोरी रुक जाएगी? जीएसटी के कानून के अंतर्गत कर चोरी पकड़े जाने की संभावना है काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इनवॉइस कोई ना कोई जगह पे अपनी ट्रेल छोड़ जाता है। तो आज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्पादक से लेकर अंतिम ग्राहक तक पूरी व्यापारी मार्केटिंग श्रृंखला में अगर 5 लोग भी बैठे हैं अलग अलग स्तर पे, वो हर एक लोग अगर कर चोरी करने में कामयाब हो जाए तो ही वो कर के बाहर रह पाएंगे। The anti-profiteering rules, the multiple rates of taxes, the various cumbersome procedures will only increase corruption, will not reduce corruption. सवाल नंबर 8, कारोबारियों को दिक्कत नहीं होगी? हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा का कारोबार करने वाले 60% कारोबारियों को कंप्यूटर पर रिटर्न भरने में दिक्कत है। जीएसटी लागू होने के बाद साल में 37 रिटर्न फाइल करने होंगे, लेकिन सरकार का कहना है कि उसका इंतजाम सरकार ने किया है। कि पिछले 1 दशक में जो हमारे व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको ई फाइलिंग का अनुभव हो गया है, वो जानते हैं कैसे फाइल किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब आप अगर ऐसे आदमी की बात करते हैं जो कि अभी तक बिज़नेस नहीं कर रहा था, नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा इनको सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए काफ़ी मदद की सामग्री वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, और हेल्प डेस्क और ये जो FAQs हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं, या रिटन यूज़र गाइड्स भी हैं, आप पढ़ के भी उसको कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि एक ऐप भी है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे आपने बताया था कि उसको यूटिलिटी, ऑफलाइन यूटिलिटी है, तो वो 15 जुलाई से उपलब्ध हो जाएगा, और 30 जून तक हम उस यूटिलिटी के साथ में एक एक्सेल फाइल लगती है। एक्सेल बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि सब लोग जानते हैं, तो वो एक्सेल फाइल हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं 30 तारीख तक। तो उसको देख करके लोग समझ जाएंगे कि हमें किस प्रकार से अपना इनवॉइस का डेटा उसमें डालना है या टर्नओवर का डेटा डालना है, और 16 जुलाई से उसके अपलोड की भी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। सवाल नंबर 9, रिटर्न भरना आसान होगा? पर राज्य में हर एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को महीने में 3 रिटर्न भरना ही है। भले GSTR2 व्यक्ति पहले 10 तारीख तक आउटवर्ड सप्लाई भरेगी रिटर्न, बाद में 15 तारीख तक वो इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न, तो आउटवर्ड सप्लाई के उसके जो सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई है वो ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR2 में हो जाएगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सिर्फ टिक कर पाएगा, उसको हर एक इनवॉइस को चेक करना है और बाद में उसमें जो सुधार करना है वो करना है। उसने एडवांसिस पे अगर टैक्स भरा है महीने में तो उसको वो अंदर वो डिटेल्स को एंटर करना है। उसने रिवर्स चार्ज में अगर टैक्स भरा है तो वो डिटेल्स को उसमें अंदर रिवर्स करना है, उसको अंदर एंटर करना है। उसने कोई भी रिटर्न्स वगैरह हुए अलग अलग काफ़ी सारे प्रावधान, वो सारे उसको मैन्युअल करना है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है। GSTR2 में भी करपात्र व्यक्ति को काफ़ी कुछ करना होगा, आगे चल के तो काफ़ी कुछ करना होगा। सवाल नंबर 10, रिटर्न नहीं भर पाए तो क्या करें? उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है हेल्प डेस्क की,
400 सीट का एक हेल्प डेस्क हमने तैयार किया है, जो कि टैक्स पेयर्स की जो भी कठिनाइयाँ हैं उन पर उनको सॉल्व करने का काम करेगा। तो अगर आप हमारे पोर्टल पर आए, आप रजिस्टर कर रहे हैं या रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें आपको कोई कठिनाई होती है तो एक नंबर है 0120488899, इस पर कॉल करिए, ये हमारा हेल्प डेस्क है, और अपनी समस्या बताइए तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि जो छोटे व्यापारी हैं या कोई भी करदाता है, अगर वो जानना चाहे कि हम कैसे रिटर्न फाइल करें, तो इसके लिए हमारे पोर्टल पर ही हेल्प की बहुत सी फाइलें हैं। उसमें हमने वीडियो भी बना कर रखा है, जहां वो स्क्रीन बाय स्क्रीन बताते हैं कि आपको यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये डेटा भरिए, तो इस तरह आपका रिटर्न फाइल होगा। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वीडियो को देखकर ही अपना सारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जीएसटी का सबसे बड़ा असर कारोबारियों पर पड़ने वाला है। 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1.5 करोड़ रुपए से कम सालाना कारोबार करने वाले 90% व्यापारी राज्य सरकार के नियंत्रण में आएंगे, जबकि बाकी के 10% केंद्र सरकार के दायरे में आएंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों का केंद्र और राज्य में बंटवारा होगा, लेकिन उसके लिए लॉटरी निकलेगी। ऐसी कई उलझनें कारोबारियों के मन में भी हैं, तो चलिए देखते हैं इनके क्या जवाब है। सवाल नंबर 11, क्या सहूलियत चाहते हैं कारोबारी? हमने सरकार से आग्रह किया है कि जो हमारे पूरे देश भर में ट्रेड एसोसिएशंस के ऑफिसेज हैं, उनको सरकार जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दे। हम अपने वो ऑफिस सरकार को ऑफर करते हैं। दूसरा, मार्केटों के अंदर यदि कंप्यूटर कियोस्क या डिजिटल कियोस्क सरकार लगा दे, तो उससे जहाँ कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बड़ी मात्रा में, वहाँ लोग टैक्स कंप्लाइंट भी होंगे। तीसरी तरफ हमने अपने व्यापारी संगठनों को भी कहा है कि वो अपने यहाँ ऐसे व्यापारियों के क्लस्टर बनाएं जिसमें 20 व्यापारी हो, 30 व्यापारी हो, 40 व्यापारी हो, और उस क्लस्टर को एक ऐसे व्यापारी के साथ, ऐसे अकाउंटेंट के साथ जोड़ दें जिसके पास कंप्यूटर है, तो उनकी जो टैक्स कंप्लाइंस है वो काफ़ी हद तक पूरी होने की संभावना है। सवाल नंबर 12, क्या अब नई नौकरियां बढ़ेंगी? कि 1 जुलाई के बाद से जब जीएसटी पूरे देश भर में लागू होगा, उसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा अलग अलग क्षेत्र में, और ख़ास करके आपके जितने सारे टेक्निकल एरियाज़ जितने हैं, जो स्पेशलाइज्ड जो एरियाज़, जी हाँ, जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स है, जो काफ़ी टेक्निकल सेक्टर्स है, या फिर रिसर्च ओरिएंटेड तमाम जितने सारे सेक्टर्स हैं, वहाँ पे नए जॉब्स की जनरेशन बेशक होगी। और मेरे आंकड़ों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश भर में हर सालाना, मतलब कि साल भर में 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में नया जॉब्स लोगों को मिलेगा। खास करके जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो अभी तक बेरोजगार हैं और जो मतलब स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में है, जैसे आपका अकाउंटिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, फिर आपके सोशल साइंसेस में जितने सारे रिसर्च हैं, या फिर जितने सारे आईटी सेक्टर में जो रिसर्च के काम करते हैं, या फिर टेक्निकल डिवीजन में जो काम करते हैं, R&D को रिलेटेड जितने सारे हैं, वो सब क्षेत्र में लोगों को जॉब मिलने की काफ़ी संभावना है। और मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हमें अपेक्षा करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि जीएसटी एक अलादीन की चिराग की तरह तुरंत काम कर लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर इसका एक नया जो एक पॉजिटिव जो एक इम्पैक्ट है पूरे देश भर में दिखाई देगा। और मेरा मानना है कि अगर सरकार की बाकी नीतियाँ अगर सही रही, आर्थिक नीतियाँ जीएसटी लागू होने के बाद, और प्रदेश के सरकारों की अगर कहीं ना कहीं पे एक संतुलित वे में अगर भागीदारी रहा केंद्रीय सरकार के साथ, तो ये बेशक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा साधन होगा। सवाल नंबर 13, किसानों पर क्या असर पड़ेगा? जीएसटी लागू होने के बाद किसानों पर वैसे तो सीधा बड़ा असर नहीं होने वाला है, लेकिन खाद पर 12% और कीटनाशक पर 18% के टैक्स से 1 एकड़ की खेती में कम से कम 350 रुपए तक की लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाले कई मशीनों के कलपुर्जे पर भी 28% की दर से टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा किसानों को डीजल के दाम में भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जी, क्या नाम है, जो ट्रैक्टर लेंगे किसान, उस पर क्या नाम है 12% देना पड़ेगा टैक्स, उन्हें जो महंगा पड़ेगा और थोड़ा, और जो स्पेयर पार्ट लेंगे उस पर 28% जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो
तो महंगाई तो है ही खैर सर। सवाल नंबर 14, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 प्रोडक्ट पे वो जीएसटी की कर व्यवस्था में शामिल होने के बावजूद भी उसके पर जीएसटी तात्कालिक रूप से लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल जिस तारीख नक्की करेगी उस तारीख से उसके पर लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी और वेट जो आज लग रहे हैं वो चालू रहेंगे। सवाल नंबर 15, शराब पर भी जीएसटी नहीं लगेगा? शराब जैसी चीज़ें जिसको अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, बियर, वाइन, वोडका वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट में से कर की जो आवक होती है इनडायरेक्ट टैक्स में, वेट, सेसिस, सरचार्जिस वगैरह की जो एक्साइज वगैरह की आवक होती है, उसमें राज्य सरकार की सबसे बड़ी आवक ये प्रोडक्ट में से हो रही है और इसलिए उनके लिए कैश काउ है। तो राज्य सरकार अपनी आवक का ये जो मुख्य स्रोत है उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे क्रांतिकारी कदम है। हालांकि इसे लागू करने के तरीके को लेकर कारोबारी वर्ग में सबसे ज्यादा असमंजसता है। टीम न्यूज़ नेशन। जीएसटी में कपड़ों पर टैक्स को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। सूरत से लेकर देश के अलग अलग इलाकों तक में कपड़ा कारोबारी विरोध कर रहे हैं। विरोध की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि पहली बार इस पर यह टैक्स लग रहा है जिसमें छोटे और बड़े कारोबारियों के बीच में भेदभाव है, और दूसरा ये कि रंगाई छपाई जैसे कामकाज से जुड़े हुए असंगठित क्षेत्र के लोग ये टैक्स कैसे भरेंगे ये समझ नहीं आ रहा। जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार 1000 रुपए से कम के कपड़े पर 5% और उससे ऊपर के कपड़े पर 12% का टैक्स लगाया गया है। सवाल नंबर 16, क्या कपड़े ज्यादा महंगे होंगे? पहले 5% टैक्स लगता था जो वैट लगता था हमारा, अब वो 18% हो जाएगा। और एसेसरीज पे जैसे कि 28% हो जाएगा, लेदर शूज़ वगैरह उस पर 28% जाएगा। तो इस पे सेल्स पे तो सर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब भी हमें 18% देना है, बेचते हैं तब भी 18% देना है, और हमारा तो मतलब टोटल ऑल ओवर टैक्स अब 18% हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका कॉस्मेटिक और गारमेंट सब जो रेडीमेड गारमेंट्स है सब मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा महंगा हो जाएगा। रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स का जो बोझ बढ़ेगा वो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा। लेकिन कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों की दूसरी भी चिंता सामने आई है। सवाल नंबर 17, कपड़ा कारोबारियों का विरोध क्यों? पहला तो यही है कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रंगाई छपाई का जो कार्य है वो हाथ से मैनुअल होता है और घर घर में होता है। वो क्या कंप्यूटर घर घर में रख सकता है? यह हर एक कारखाने से, क्योंकि एक कारखाने का काम पहले धुलाई पे जाता है, फिर उसको कैलेंडरिंग पे जाता है जो एक छोटे से कमरे में बैठ के कैलेंडरिंग होती है। उसके बाद वही माल हमारा प्रिंटिंग के लिए फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री से फिर दोबारा इसको डेवलपमेंट के लिए जाता है, जहाँ पे फिर तीसरी बार इसको प्रोसेस में डाला जाता है। प्रोसेस में डालने के बाद फिर वापस आता है, फिर यही माल पांचवी बार अपना माल जाता है कैलेंडर फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग के होने के बाद फिर आता है पैकिंग में। इतनी बड़ी लंबी प्रतिक्रिया एक छोटा सा कारखाना जो जॉब करता हो वो कैसे कर पाएगा? इस चीज़ को गवर्नमेंट ने कभी भी सोचा नहीं। सवाल नंबर 18, सरकार की कितनी है तैयारी? हमने अपने नेटवर्क पर काम करना शुरू किया नवंबर 2015 से, जो करीब 18 महीने हो चुके हैं। तो इस समय में हमने अपना नेटवर्क का जो हार्डवेयर है वो सारा तैयार कर लिया, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया है। और सॉफ्टवेयर जो हम तैयार कर रहे थे तो चूँकि पहले तो कानून नहीं था, हमने ड्राफ्ट बिजनेस प्रोसेस के आधार पर काम शुरू किया। उसके बाद लॉ आया तो उसके बेसिस पर फिर उसको चेंज किया। उसके बाद रिवाइज लॉ आया, फिर उसके बेसिस पर उसको चेंज किया। फिर रूल्स आए। तो इस प्रकार से हम कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहे हैं और उसका नतीजा आज ये है कि हम सॉफ्टवेयर तैयार कर पाए हैं। तो अभी तक की स्थिति ये है कि 80 लाख में 80% से अधिक लोग माइग्रेशन के लिए हमारे पोर्टल पर आ चुके हैं। फिर भी गैप है अभी, तो हमने 25 जून से फिर से शुरू कर दिया है। अभी 3 महीने हम इसे खोल कर रखेंगे माइग्रेशन के लिए। सवाल नंबर 19, कंपोजिशन टैक्स पर क्यों विवाद? इसकी एक मुख्य शर्त यह है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। आपकी अगर एक भी अंतर्राज्य सप्लाई हुई माल या सेवा की तो आप कंपोजिशन सेवा का लाभ नहीं ले सकते हो।
दूसरी बात यह है कि कंपोजिशन सेवा में न तो आप क्रेडिट भी ले सकते हो अपनी खरीदी पे जो आप जीएसटी की भुगतान करते हो, तो कंपोजिशन जो टैक्सेबल पर्सन है, कर पात्र व्यक्ति है, वो क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा, क्रेडिट पास ऑन भी नहीं कर पाएगा। सवाल नंबर 20, जीएसटी से जीडीपी में बढ़ोतरी होगी? If it was a one rate GDP, yes, the chances are more that the GDP would have gone because of less litigation, more smooth operations. But with this hybrid kind of GST, I don't think the GDP is going to grow by 2%. On the other hand, I think that for the next 2 or 3 quarters, there is likely to be a major slump in the collection of tax and in the collection of GDP. Ultimately, if it picks up, I wish everybody luck. I only hope that all my criticism is proved wrong and GST works. But right now, with the way it is structured, I am not very positive of the GDP growing up by any significant margin. हालांकि सरकार का दावा और लक्ष्य है कि जीएसटी लागू करने के शुरुआती दिनों में भले ही कुछ चुनौतियां सामने आए, लेकिन आगे देश के तेज विकास में बेहद कारगर साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।